गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने देखा था कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर होता है, उसमें क्या होता है कि फील्ड पर अलग से डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। तो डीसी सोर्स के रूप में हम बैटरी, डायनमो या एसी को डीसी में कन्वर्ट करके प्रयोग कर सकते हैं। तथा वहाँ पर क्या रहता है कि फील्ड और आर्मेचर के मध्य विद्युतीय कनेक्शन नहीं होता है। इसके कारण टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तन या लोड परिवर्तन से उत्तेजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसके अलावा मेन पॉइंट ये था कि वहाँ पर अवशेषी फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती थी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसका यूज है बहुत ही रेयर किया जाता है, जैसे पावर प्लांट में एक्साइटेशन के लिए, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड में, और इसके अलावा जो आपका एयरक्राफ्ट शिप होता है उसमें पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा हमने देखा था कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर है, उसमें 3 फैक्टर होते हैं जो उसकी टर्मिनल वोल्टेज को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला था आर्मेचर रिएक्शन, दूसरा था उसके रेजिस्टेंस में, आर्मेचर रेजिस्टेंस में ड्रॉप, और उसके अलावा जो BCD था, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप था। तो BCD को हमने नगण्य मान लिया था, तो शेष क्या रखा था, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। उसके आधार पर ही हमने क्या किया था, ग्राफ निर्मित किया था। इस क्लास में हम शंट जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। तो डीसी शंट जनरेटर है वो किसका भाग है, स्व उत्तेजित का ही भाग है। तो स्व उत्तेजित में आपको कुछ कंडीशंस होती है, वो क्या करनी पड़ती है, संतुष्ट करनी पड़ती है। जैसे कि वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए हमेशा पोल का अवशेषी फ्लक्स होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के प्रचालन के लिए कुछ कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। कुछ कंडीशन क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। तो वो कंडीशन क्या है कि वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए क्या लिखेंगे, वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए पोल का अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोल का अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि आपका जो डीसी शंट जनरेटर है उसमें क्या रहेगा कि आपका जो फील्ड है और आर्मेचर है दोनों ही एक दूसरे के क्या है, समांतर में संयोजित रहेंगे, और वहां पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगी यानी ईएमएफ उत्पन्न होगा वो ही
आपका उत्तेजन का कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि डीसी शंट जनरेटर में फील्ड तथा आर्मेचर एक दूसरे के पैरेलल में संयोजित रहते हैं। ठीक है, पैरेलल में क्या रहते हैं? संयोजित रहते हैं तथा उत्पन्न ईएमएफ ही उत्तेजन का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिया? इसका फील्ड लिया। ठीक है, ठीक है, फील्ड और आर्मेचर को पैरेलल में क्या कर दिया है? संयोजित कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम इसको क्या देते हैं? यांत्रिक इनपुट, मैकेनिकल इनपुट। ठीक है, तो यहां पर क्या जनरेट होगा? ईएमएफ ईजी। ठीक है, यहां पर मैंने लोड संयोजित कर दिया, आर एल। टर्मिनल वोल्टेज क्या दे दी मैंने यहां पे? वी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर क्या दिया है कि डीसी शंट जनरेटर में फील्ड तथा आर्मेचर एक दूसरे के पैरेलल में संयोजित होती है। तो यहां पर क्या है? ये पैरेलल में संयोजित है। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के परिचालन में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए पोल का क्या होना चाहिए? अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए। तो अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए, जैसे ये इसका क्या है? अवशेषी फ्लक्स। ठीक है, फाई एफ। ठीक है, तो जैसे ही अवशेषी फ्लक्स होगा और आप आर्मेचर को घूर्णन कराओगे तो यहां पर आर्मेचर क्या करेगा? इस फ्लक्स को कट करेगा। रिपीट कर देता हूं कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में क्या होगा कि पोल का अवशेषी चुंबकत्व होना चाहिए। जब इसका अवशेषी चुंबकत्व होता है और आप क्या करते हो? आर्मेचर को घूर्णन कराते हो तो आर्मेचर इस फ्लक्स को कट करेगा। फ्लक्स को कट करने के कारण ईएमएफ ईजी उत्पन्न होगा और उत्पन्न ईएमएफ में से कुछ ईएमएफ क्या होगा? आर्मेचर के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा और यहां पर करंट क्या होगी? IA, आर्मेचर की करंट IA। अब देखिए ये क्या है? यहां पर नोड है, इस नोड से यहां पर धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है, I शंट और IL। ठीक है, तो I शंट इसमें से धारा प्रवाहित होगी और यहां पर इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं R शंट है। ठीक है, R शंट है। तो अब यही जो उत्पन्न EMF है वो ही किसका कार्य करेगा? उत्तेजन का कार्य करेगा। इसी कारण से इसे स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या दी कि जो आपका पोल है, पोल का क्या होना चाहिए? अवशेषी चुंबकत्व होना चाहिए। ठीक है, पोल का अवशेषी चुंबकत्व होता है और आप आर्मेचर को घूर्णन कराते हो तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो फ्लक्स को कट करती है।
फ्लक्स को कट करेगी तो हमेशा इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा और आर्मेचर के रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि जो टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगी वो ही आपकी क्या इसके समांतर होगी, फील्ड के समांतर होगी। तो फील्ड के समांतर होगी तो यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टेज ही क्या किसका कार्य करेगी, उत्तेजन का कार्य करेगी। यानी इसमें फील्ड को उत्तेजित कराने के लिए हमें अलग से किसी भी डीसी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि डीसी शंट जनरेटर को स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के श्रेणी में रखा गया है। अब ध्यान में रखना है कि हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो 0.1 ओम से लेकर के 1 ओम के मध्य रहता है। कितना रहता है? 0.1 ओम से 1 ओम के मध्य रहता है। जबकि जो शंट होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 50 से 300 ओम के मध्य रहता है। ये दोनों ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो फील्ड होता है इस फील्ड में टर्न्स की संख्या अधिक रहती है। क्या रहती है? टर्न्स की संख्या अधिक रहती है और फील्ड का रेजिस्टेंस भी क्या रहता है? हमेशा उच्च रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में टर्न्स की संख्या अधिक होती है तथा फील्ड का रेजिस्टेंस उच्च होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? उच्च होता है। अब आपको पता है कि फील्ड का रेजिस्टेंस उच्च रहेगा तो फील्ड में प्रवाहित धारा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तथा फील्ड में प्रवाहित धारा का मान लो होता है। प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? हमेशा लो होता है। अब देखिए फील्ड में जो प्रवाहित धारा है वो लगभग क्या रहती है? नियत रहती है, नो लोड से फुल लोड। जब फील्ड में प्रवाहित धारा नो लोड से फुल लोड नियत रहेगी तो फील्ड का फ्लक्स भी हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में प्रवाहित धारा नो लोड टू फुल लोड लगभग नियत रहती है। लगभग नियत रहती है, जिसके कारण फील्ड का फ्लक्स भी नो लोड टू फुल लोड नियत रहता है। नियत रहता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा कि जो डीसी शंट जनरेटर है उसके फील्ड में टर्न्स की संख्या अधिक होती है
और रेजिस्टेंस भी क्या रहता है, अधिक। तो रेजिस्टेंस अधिक रहेगा तो इसमें धारा लगभग क्या रहेगी, नियत रहेगी। धारा नियत रहेगी तो फ्लक्स नियत होगा, और जब इस फ्लक्स को आर्मेचर काटेगा तो लगभग नियत वोल्टेज ही आपको टर्मिनल पर प्राप्त होगी। क्या होगी, लगभग नियत वोल्टेज आपको टर्मिनल पर प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो फ्लक्स होगा फाई शंट, वो किस पे निर्भर कर रहा है, शंट करंट पे। और शंट करंट किस पे निर्भर कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज पर। इसलिए डीसी शंट जनरेटर को हमेशा वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है इस पॉइंट को कि इसे वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड के नाम से भी जाना जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसे वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड। अब यदि हम इसके समीकरण की बात करें तो यहां पर उत्पन्न ईएमएफ क्या है, ईजी। ठीक है, तो उत्पन्न ईएमएफ क्या है, ईजी, माइनस क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप IA RA, माइनस ब्रश में जो ड्रॉप हुआ है आपका, ब्रश में ड्रॉप कितना हुआ है, BCD, जिसका आपका ब्रश बना है जैसे कॉपर का बना है या कार्बन का बना है या इलेक्ट्रोग्राफाइट का, इक्वल टू क्या होगा, V, क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। यदि आप BCD को ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप को लगभग क्या मान लेते हो, नगण्य मान लेते हो, तो आपके पास इक्वेशन क्या आती है, EG माइनस IA बराबर क्या होगा, V होगा। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यहां पर आर्मेचर का करंट कितना है, IA है। तो नोड नियम क्या कहता है कि किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो यहां से आपके पास दूसरा क्या आ जाता है, IA बराबर क्या होगा, I शंट प्लस में I लोड करंट। तो ये भी एक यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है कि समांतर में हमेशा वोल्टेज क्या रहती है, समान। तो जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर लोड के समांतर में है वो ही किसके समांतर होगी, फील्ड के समांतर होगी। तो यहाँ पर यदि आपको फील्ड का करंट ज्ञात करना होता है तो I शंट बराबर क्या होगा, V अपॉन में क्या होगा, R शंट होगा। ये तीनों फॉर्मूलाज आपका किसी भी न्यूमेरिकल सोल्व करने में क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। अब देखिए कोई भी डीसी जनरेटर है, ठीक है, उसके द्वारा वोल्टेज उत्पन्न करना है तो निम्न कंडीशन क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर फील्ड का क्या होना चाहिए, अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए। यदि अवशेषी फ्लक्स नहीं होता है तो आर्मेचर फ्लक्स को कट नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्लक्स का मान शून्य है, तो उत्पन्न ईएमएफ क्या रहेगा, शून्य। इसलिए यदि यहाँ पर पोल का अवशेषी फ्लक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड फ्लैशिंग मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। फील्ड फ्लैशिंग मेथड में क्या करते हैं, हम यहाँ से ये टर्मिनल हटा देंगे और इसके समांतर में एक डीसी सोर्स संयोजित कर देते हैं, जिससे आपका फील्ड क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड फ्लैशिंग मेथड। तो पहला पॉइंट तो वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए क्या है कि पोल का क्या होना चाहिए, अवशेषी चुंबकत्व या फ्लक्स होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो फील्ड और आर्मेचर है इन दोनों के मध्य उचित कनेक्शन होने चाहिए।
क्यों कि यही टर्मिनल वोल्टेज इसके किसका कार्य करेगी, उत्तेजन का कार्य करेगी। इसलिए फील्ड और आर्मेचर के मध्य क्या होना चाहिए, उचित कनेक्शन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका फील्ड का प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जबकि इसकी जो स्पीड होती है वो क्रांतिक स्पीड से क्या रहनी चाहिए, अधिक रहनी चाहिए। ठीक है, क्या रहनी चाहिए, अधिक रहनी चाहिए। अब देखिए फोर्थ पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां जो डीसी जनरेटर का प्रचालन है वो हमेशा किस पे करवाया जाना चाहिए, नो लोड पर करवाया जाना चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य उचित घिसता हुआ संपर्क होना चाहिए। ये यदि सारी कंडीशन आप संतुष्ट करते हो तो आप वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हो, अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार का क्या है, दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर कंडीशन लिखते हैं, वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए निम्न कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि पोल का अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए। पोल का अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए। इसके लिए फील्ड फ्लैशिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान में रख लेना कि अवशेषी फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, फील्ड फ्लैशिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। फील्ड फ्लैशिंग मेथड में क्या रहेगा, फील्ड के समांतर में आप कोई डीसी सोर्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका फील्ड आवेशित हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि फील्ड और आर्मेचर के मध्य क्या होना चाहिए, उचित कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका रहता है कि फील्ड तथा आर्मेचर के मध्य उचित कनेक्शन होना चाहिए, जिससे टर्मिनल वोल्टेज उत्तेजन का कार्य कर सके। किसका कार्य कर सके, उत्तेजन का कार्य। अब थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फील्ड का रेजिस्टेंस क्रांतिक रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फील्ड का प्रतिरोध
क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो स्पीड होती है वो क्रांतिक स्पीड से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, इसकी गति क्रांतिक गति से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि डीसी शंट जनरेटर है उसका प्रचालन नो लोड पर करवाया जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, डीसी शंट जनरेटर का प्रचालन नो लोड पर करवाया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा छठा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका डीसी शंट जनरेटर है इसके ब्रश और कम्यूटेटर के मध्य उचित घिसता हुआ क्या होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि ब्रश व कम्यूटेटर के मध्य उचित घिसता हुआ संपर्क होना चाहिए। अब यदि आप इसे नो लोड पर प्रचालित नहीं भी कराते हो तो क्या होता है कि जो रेजिडुअल यानी अवशेषी फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप यानी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, वोल्टेज उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रश और कम्यूटेटर के मध्य क्या होना चाहिए, उचित घिसता हुआ संपर्क होना चाहिए। अब देखिए ये तो क्या था, इसका बेसिक्स था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब यदि इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो ग्राफ की बात करते हैं। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ग्राफ होता है वो हमेशा दो कंडीशन में खींचा जाता है। फर्स्ट होता है नो लोड और दूसरा होता है ऑन लोड। ठीक है, फर्स्ट होता है नो लोड, दूसरा ऑन लोड भी कह सकते हो या लोडेड कंडीशन भी कह सकते हो। तो जो नो लोड होता है ग्राफ, वो नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के मध्य खींचा जाएगा। और जो लोडेड होगा वो दो प्रकार से होता है, एक इंटरनल होता है और एक क्या होता है, एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य। ठीक है, तो जो आपकी बुक्स में है उसके अनुसार यदि चलें तो ओनली वहां पर नो लोड ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन हम यहां पर दोनों ही खींचेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ खींचेंगे। यहां पर वोल्टेज, ठीक है, यहां पर वोल्टेज मान लेता हूं कि नो लोड वोल्टेज आपकी। ठीक है, यहां पर फील्ड करंट, यहां पर आपका आर्मेचर करंट। ठीक है, ये वाला पार्ट है वो आर्मेचर करंट के लिए, ये फील्ड करंट के लिए। अब देखिए कि सबसे पहले
आपको क्या दिया गया है, यहां पे ये नो लोड ग्राफ है, खींचेंगे और यहां पर लोडेड, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कि डीसी शंट जनरेटर को किस कंडीशन पर प्रचालित किया जाना चाहिए, नो लोड की कंडीशन पर प्रचालित किया जाना चाहिए। अब ये ग्राफ में यहां शून्य से स्टार्ट नहीं करके थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करता हूं। इसका कारण क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अवशेषी फ्लक्स होता है, अवशेषी फ्लक्स होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से खींचता हूं, ठीक है। अब जैसे ही अवशेषी फ्लक्स होगा तो उस फ्लक्स को आपका जनरेटर का आर्मेचर कट करेगा और ईएमएफ उत्पन्न होगा और ईएमएफ इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। इसके बढ़ने का कारण क्या है कि जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आर्मेचर अधिक फ्लक्स को काटेगा और अधिक फ्लक्स को काटेगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ेगा। इसलिए यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ क्या आता है, आपका एक तरीके से रेखीय ग्राफ आता है। इसके बाद में क्या होता है कि आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा इस प्रकार से मुड़ जाता है, ठीक है। यानी यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के मध्य यहां पर ये लगभग क्या हो जाता है, आपका पोल संतृप्त हो जाता है। जब आपका पोल संतृप्त हो जाता है तो पोल का फ्लक्स भी नियत हो जाएगा और जब नियत फ्लक्स को आर्मेचर कट करेगा तो उत्पन्न ईएमएफ भी क्या होगा, नियत होगा। उसके बाद में आपका जो ईएमएफ है वो लगभग नियत हो जाता है। तो ये क्या है, नो लोड ग्राफ है यहां से, ठीक है, ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। तो यहां पे पॉइंट दे देता हूं ए, बी और सी, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने ग्राफ शून्य से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि पोल का अवशेषी फ्लक्स होता है। जब उस अवशेषी फ्लक्स को आर्मेचर कट करेगा तो क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। और ईएमएफ किस प्रकार से बढ़ेगा, एक रेखीय तरीके से बढ़ेगा। क्यों कि जैसे जैसे कट कर रहा है ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है और वही ईएमएफ स्व उत्तेजन का कार्य कर रहा है, यानी पोल संतृप्त नहीं हुआ है। जब तक पोल संतृप्त नहीं होता है तो आपका क्या है कि यहां पर ईएमएफ बढ़ता चला जाता है बी पॉइंट तक। उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो पोल है लगभग क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। तो यहां बी बिंदु से लेकर के सी बिंदु तक आपका फ्लक्स नियत होगा। फ्लक्स नियत होगा तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, नो लोड ग्राफ आगे तक। तो ये नो लोड होना चाहिए। अब देखिए यहां तक नो लोड हो गया, ठीक है। हमने मान लिया कि नो लोड के केस में ये ईएमएफ क्या है, ई नॉट है। अब सबसे पहला टर्मिनल वोल्टेज को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपका जो वोल्टेज होगा वो थोड़ा सा गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गिर जाएगा। तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, आपका ईजी होगा। यहां पर कौन सा ड्रॉप हुआ, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। कौन सा ड्रॉप हो गया, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो गया। अब उसके बाद में आपको पता है कि उत्पन्न ईएमएफ में से कुछ वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर के रेजिस्टेंस में हो जाती है, तो थोड़ा सा वोल्टेज आपका और गिर जाता है। तो ये ड्रॉप कौन सा होता है, IaRa ड्रॉप होता है। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होती है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये आपका ग्राफ है नो लोड और फुल लोड का। अब आपने यहां से देखा कि डीसी शंट जनरेटर है, उसका ग्राफ थोड़ा सा ड्रूप होता है, यानी नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। कहने का मतलब
टर्मिनल जो वोल्टेज है वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, और फ्लक्स यहां पर क्या होता है, इसका नियत होता है। अब यदि आप डीसी शंट जनरेटर के रेटेड से अधिक लोड पर इसे प्रचालित कराते हो तो इसमें क्या आ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये क्या है, इसका ब्रेक डाउन पॉइंट है, ब्रेक डाउन पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज का आरेख नो लोड ईएमएफ से थोड़ा गिरता हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, तथा आर्मेचर तथा क्या है, फील्ड फ्लक्स तथा फील्ड फ्लक्स नियत रहता है। ठीक है, फिर यदि डीसी शंट जनरेटर का प्रचालन रेटेड लोड से अधिक लोड पर करवाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। किसके कारण होता है, ब्रेकडाउन के कारण होता है। टर्मिनल वोल्टेज किसके कारण होती है, ब्रेकडाउन के कारण। अब देखिए इसका यूज कहां पर किया जाता है, यूज, ठीक है। सबसे पहला यूज किया जाता है इसका छोटे साइज की जो डीसी पावर सप्लाई है उसमें। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल साइज डीसी पावर सप्लाई में किसका प्रयोग किया जाता है, डीसी शंट जनरेटर का। क्यों कि इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है यानी नियत रहती है। सेकंड पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग आप बैटरी चार्जिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, बैटरी चार्जिंग में इसका प्रयोग कर सकते हो। तीसरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि जो विद्युत लेपन होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग पावर प्लांट में उत्तेजन के लिए भी किया जाता है। क्या लिखेंगे, पावर प्लांट में उत्तेजन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका यूज जैसे आपके अपकेंद्रीय जो पंप होते हैं, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर आधारित, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान में रखने हैं कि कहाँ पर यूज किया जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है
कि यहाँ पर इसका जो आरेख है गिरते हुए क्रम में होने के कारण इसका पैरेलल ऑपरेशन संभव है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डीसी शंट जनरेटर का आरेख ड्रूप का मतलब होता है गिरते हुए क्रम, ड्रूप होने के कारण ठीक है, आरेख क्या है, ड्रूप होने के कारण पैरेलल ऑपरेशन संभव है। ठीक है ना, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि डीसी शंट जनरेटर का आरेख गिरते हुए क्रम में होने के कारण इनका समांतर प्रचालन संभव है। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जनरेटेड ईएमएफ का मान दे रखा है 240 वोल्ट। ठीक है, 240 वोल्ट। ठीक है, और आपको टर्मिनल वोल्टेज दे रखी है यहां पर कितनी, 200 वोल्ट। ठीक है, और शंट रेजिस्टेंस, क्या इसका मान, शंट रेजिस्टेंस का मान आपको दे रखा है 100 ओम। कितना दिया है, 100 ओम। और इसके अलावा आपको जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है, क्या दिया है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है, वो दिया है आपको 0.2 ओम। तो आपको ज्ञात करना है आर्मेचर का करंट। क्या ज्ञात करना है, आर्मेचर का करंट। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि EG माइनस IaRa बराबर क्या होता है, V होता है। EG का मान कितना दिया है, 240 माइनस IaRa का मान 0.2 बराबर V का मान 200। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले, तो 240 में से 200 गया 40 बराबर क्या होगा, 0.2 Ia होगा। तो Ia बराबर कितना हो गया, 40 बटे 0.2 है ना। तो यहां से ये ऊपर गया तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 2 से काट दिया 20 और दशमलव है, ऊपर जाएगा तो कितना करंट हो गया, 200 एम्पियर करंट हो गया आर्मेचर का। तो अब देखिए यहां से यदि आप शंट का करंट निकालना चाहते हो तो V बटे क्या होता है, R शंट होता है। 200 इसका मान दिया है और इसका मान R शंट का मान दिया है 100। तो यहाँ पर इसका करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि Ia बराबर क्या होता है, I शंट प्लस में IL होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना दिया है यहाँ पे 200 और I शंट का मान 2 एम्पियर। तो लोड करंट कितना आ गया यहाँ से, 198 एम्पियर आ चुका। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या थे, डीसी शंट जनरेटर का ओवरव्यू था। नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।